हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आऊँ क्लास 12 केमिस्ट्री यानी रसायन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन का एक बहुत ही अच्छा बेसिक्स का वीडियो। यानी जो बच्चे हैं उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन बहुत ज्यादा टफ लगता है, जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन तथा जैवअणु। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी का परसेंटेज जो 12th क्लास में वो लगभग 50% है और बच्चे बार बार इसको याद करते भूल जाते हैं क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। जो बेसिक्स चीजें होती हैं वो बच्चों की क्लियर नहीं होती है, क्योंकि बेसिक्स चीजें छोटी क्लासों में दे रखी हैं, जैसे 8th 9th 10th 11th। अब चूंकि बच्चा कहीं ना कहीं छोटी क्लासों में उसको समझ में तो आता नहीं है, तो जैसे तैसे याद करके रट्टा मार के वो आगे बढ़ता है और 12th क्लास में आके कोई टीचर ऐसा कॉन्सेप्ट उसका समझाता नहीं है या थोड़ा बहुत समझाता है तो बच्चे के दिमाग में नहीं बैठता है। स्पेशल ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ये छोटा सा वीडियो देख लेते तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको इसके आधार पर याद हो जाएगी, क्योंकि हम जीरो लेवल से समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, आज हम समझेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन की कुछ बेसिक्स चीजें। तो यहां पर हम देख सकते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट, यानी बगैर इनको समझे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते। तो हमसे किसी ने पूछा कार्बनिक रसायन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन क्या है, तो नाम से पता चला, यानी कार्बन से संबंधित रसायन। जैसे जो हमारी केमिस्ट्री है 12th क्लास की या 11th क्लास की, उसको 3 भागों में बांटा गया: भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन में हम न्यूमेरिकल्स यानी सवाल पढ़ते हैं, सिद्धांत यानी लॉ नियम वगैरह पढ़ते हैं, डेरिवेशंस व्यंजक पढ़ते हैं, और जो अकार्बनिक रसायन है उसमें कार्बन को छोड़कर अन्य सभी यौगिकों से रिलेटेड वो चैप्टर होते हैं। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है कार्बनिक रसायन, कार्बन से संबंधित यौगिकों का अध्ययन। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित है उसको बोलते हैं हम कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कहलाता है कार्बनिक रसायन। जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ये कार्बनिक यौगिक है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एमीन, ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कहलाता है यहाँ पर कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन को पढ़ने से पहले, कार्बनिक यौगिकों को पढ़ने से पहले, कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन ने बनाया। अब हाइड्रोकार्बन हो, कार्बनिक यौगिक हो या कार्बनिक रसायन हो, तीनों में वर्ड आ रहा है कार्बन। तो इनको पढ़ने के पहले हमें कार्बन के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कार्बन क्या है। और चूंकि कार्बन के जितने भी यौगिक हैं उसके सपोर्ट में हाइड्रोजन उसके साथ में होता है। चूंकि अभी हम बहुत बेसिक्स इसके समझेंगे धीरे धीरे, तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कार्बन, तो हम जानते हैं हमारी प्रकृति में सभी पदार्थ तत्वों से मिलकर बने। तत्वों की इकाई परमाणु होती है, यानी परमाणु एक समान परमाणुओं से मिलकर तत्व बनते हैं। तो 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से कार्बन भी क्या है, तत्व है। यानी सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन उसका एक महत्वपूर्ण, आवश्यक या मुख्य तत्व है। अगर मान लो कार्बन नहीं होता तो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं होता है। तो ऐसा कहा जाता है। मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए, यानी नॉलेज होना चाहिए। कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 14, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में खड़े कॉलम कितने 18 और आड़े कॉलम है 7, यानी आड़े कॉलमों को बोलते हैं हम आवर्त यानी हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कॉलमों को हम बोलते हैं वर्गीय समूह। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 14 का प्रथम तत्व है और यह एक अधातु है। कार्बन क्या है, एक अधातु है। तो हम कार्बन के बारे में बात करेंगे। तो कार्बन का जो संकेत या प्रतीक होता है वो C होता है। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है, यानी इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता इसकी आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था, कार्बन अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये दे भी सकता है यानी प्लस में, और ले भी सकता है यानी -4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो कार्बन की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी जो इसकी दूसरी कक्षा है, जिसको हम इसकी आखिरी कक्षा भी बोलते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये पहली कक्षा के s में गए 1s2, उसके बाद जो 4 इलेक्ट्रॉन गए वो दूसरी कक्षा के s में गए 2s2, और दूसरी कक्षा में होता है p यानी 2p2। अगर हम इसकी ऑर्बिटल में बात करें
तो s उपकोष में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, यानी पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा, ये 1s हो गया। इसकी बात करें तो s में एक ही बॉक्स होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2s। और अगर हम बात करें p की, यानी 2p की, तो जो p उपकोष होता है उसमें 3 बॉक्स होते हैं, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये पूरा क्या है? 2p है। अब ये पहला ऑर्बिटल px, दूसरा py और तीसरा कहलाएगा यहाँ पर pz। तो ये इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसको हम बोलते हैं मूल अवस्था। अगर हम मूल अवस्था में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? इधर देखो 1s2 2s2। अब इलेक्ट्रॉन एक जो है वो px में है, तो क्या बोलेंगे? 2px1, क्योंकि 2p के ऑर्बिटल है। फिर 2py1, एक इलेक्ट्रॉन y में है, और 2pz0। ये इसका मूल अवस्था में यानी ओरिजिनल वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन इस अवस्था में कार्बन बहुत कम क्रिया करता है। तो उत्तेजित अवस्था में क्या होता है कि जो इसकी आखिरी कक्षा का s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर p में चला जाता है, यानी यहाँ पर z में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कौन सा निकलकर? s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पर चला जाएगा z में। तो अब इसका उत्तेजित अवस्था, अब हम इसको बोलेंगे उत्तेजित अवस्था। ऊष्मा मिलने पर या ऊष्मा देने पर इसका 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 2pz में चला जाएगा। तो ये पहली कक्षा है, इसका कोई रोल नहीं है रासायनिक क्रियाओं में। अब देखो 2s2 से क्या हो गया? 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, यानी जो कार्बन है ज्यादातर वो उत्तेजित अवस्था में क्रिया करता है। तो हम बोलते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो 4 का मतलब इसके 4 इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा के बंध बनाने में भाग लेते। अक्सर हम इसको ऐसा लिखते हैं। तो वास्तविकता ये थी कि इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन तो थे ही नहीं, तो मूल अवस्था में यानी वास्तविक अवस्था में इसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उत्तेजित अवस्था में इसका s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां पहुंच जाएगा, तब इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और चारों बंध बनाने में भाग लेंगे। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अब हम यहां पर हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन आधुनिक आवर्त सारणी में जो समूह 1 है, प्रथम समूह के तत्वों को हम क्षार धातुओं भी बोलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर धातु नहीं है, ध्यान रखना। तो समूह 1 का प्रथम तत्व है आधुनिक आवर्त सारणी में, और यह भी एक धातु है। और सभी ज्ञात तत्वों में ये पहला तत्व यानी पहले नंबर का ये तत्व है। हाइड्रोजन का प्रतीक या संकेत H होता है। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक 1 है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। संयोजकता, उसकी संयोजी कोष में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी पहली या आखिरी कक्षा ये। ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। अगर यह समूह 1 और समूह 2 में जो क्रियाशील धातु हैं, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, धातुओं से क्रिया करेगा, तो सभी धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी आखिरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि समूह 1 के तत्वों की आखिरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। चूंकि धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन देने की होती है और ये एक अधातु है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ले लेता है। लेकिन जब ये दूसरे अधातु तत्वों से क्रिया करता है, जैसे मान लो नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इनको ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 और इलेक्ट्रॉन देगा तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s1, यानी पहली कक्षा में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते, और ऐसा कहते हैं कि s उपकोष में एक ऑर्बिटल होता है, उसमें मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यानी उसने अपना स्थायित्व प्राप्त कर लिया। इसलिए हाइड्रोजन को अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो स्थायी हो जाता है और प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में आ जाएगा। तो ये तो हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बात करी। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कार्बन एक तत्व, प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं लगभग कहीं ना कहीं पदार्थ 118 तत्वों से मिलकर बने हैं। यानी पदार्थों की प्रकृति अलग अलग है तो उनमें तत्वों की प्रकृति भी अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के तत्व उसमें पाए जाएंगे। लेकिन जो कार्बनिक तत्व हैं यानी जो कार्बनिक यौगिक हैं उसमें कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है, यानी कार्बन के कारण ही वो यौगिक बनना संभव थे। तो हम क्या बोल रहे हैं? कार्बन परमाणु की विशिष्ट प्रकृति। ऐसा क्या है कार्बन के यौगिकों में कि जिसके कारण उसके यौगिकों की संख्या प्रकृति में
सर्वाधिक है, यानी कार्बन के यौगिकों की संख्या प्रकृति में सर्वाधिक क्यों है? तो कार्बन परमाणु की विशिष्ट प्रकृति या विशेष गुण या विशेष लक्षण, विशेष गुण या विशेष लक्षण, यहाँ पर इसका मीनिंग ये है, विशेष गुण या विशेष लक्षण। तो ऐसा कार्बन के यौगिकों में क्या है कि उसके यौगिक प्रकृति में सर्वाधिक है। तो हम क्या बोल रहे हैं? सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन एक मुख्य तत्व है तथा प्रकृति में कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है जितने कार्बन के यौगिक प्रकृति में उतने दूसरे 117 तत्वों के यौगिकों की संख्या हमारी प्रकृति में नहीं है। तो क्या कारण है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या प्रकृति में सबसे ज्यादा है? तो क्या बोल रहे हैं? कार्बन के यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है, जिसके मुख्य कारण निम्न है। तो क्या कारण है कि कार्बन के यौगिक हमारी प्रकृति में सबसे ज्यादा है? तो हम देखते हैं। पहला पॉइंट है यहां पर चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता यानी कार्बन की आखिरी कक्षा के चारों इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते। तो कार्बन परमाणु के चारों अंतिम इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं। तो कार्बन के पास ऐसे 5 कैरेक्टर होते हैं, उसके ऐसे 5 लक्षण होते हैं जिसके कारण उसके यौगिकों की संख्या प्रकृति में सबसे ज्यादा है। यानी कार्बन ऐसे 5 लक्षण रखता है जो 117 तत्वों में किसी के पास वो लक्षण या गुण नहीं है। तो पहला चतुसंयोजकता। अब ये कोई पावरफुल गुण नहीं है, और भी ऐसे परमाणु होते हैं जो 4 से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये तो नॉर्मल है। दूसरा श्रृंखलन। श्रृंखलन मतलब कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर किसी भी प्रकार की चेन बना सकता है, यानी श्रृंखला बना सकता है। ये गुण केवल कार्बन के पास है जो 117 तत्वों में किसी के पास नहीं है। यानी कार्बन आपस में जुड़कर इस प्रकार की चेन बना सकता है, यानी शाखा युक्त श्रृंखला बना सकता है। ऊपर नीचे कार्बन कहीं भी जुड़ सकते हैं, इसको बोलते हैं शाखा युक्त श्रृंखला। कार्बन आपस में जुड़कर बंद श्रृंखला बना सकता है, ऐसा केवल कार्बन कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि श्रृंखलन कार्बन का एक यूनिक गुण है। फिर तीसरा बहुबंध बनाने की क्षमता। बहुबंध मतलब जैसे हमने पढ़ा है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, चूंकि जितने भी रासायनिक बंध बनते उसमें परमाणु अपना अष्टक पूरा करते हैं। चूंकि परमाणुओं की प्रकृति अलग अलग है, तत्वों की प्रकृति अलग है। कुछ तत्व धातु होते, अधातु होते, उपधातु होते। धातुओं में भी अधिक क्रियाशील होते, कम क्रियाशील होते, अक्रियाशील होते। अधातुओं में भी अधिक क्रियाशील होते, कम क्रियाशील होते, अक्रियाशील होते। तो चूंकि तत्वों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए उनका ऑक्टेट अष्टक पूरा करने यानी 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की भी प्रकृति उनकी अलग अलग है। तो जनरली 3 प्रकार से रासायनिक बंध बनाते हैं अष्टक पूरा करने के लिए। सहसंयोजी बंध, उसके बाद आयनिक बंध, उपसहसंयोजी बंध। तो ज्यादातर जो कार्बन के यौगिक हैं उनमें सहसंयोजी बंध होता है। सहसंयोजी बंध जब 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो सिंगल लाइन, सिंगल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो डबल बॉन्ड। 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो डबल बॉन्ड है यानी 2 कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो डबल बॉन्ड, और 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन आपस में और अन्य तत्वों के साथ बहुबंध बना सकते हैं। बहुबंध मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलते हैं बहुबंध। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा। एकल बंध बहुबंध की श्रेणी में नहीं आता है, फिर भी यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। कार्बन जब आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, एकल बंध। जब कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो डबल बॉन्ड, और 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो ट्रिपल बॉन्ड। यानी कार्बन आपस में तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता ही है, लेकिन दूसरे परमाणुओं के साथ भी बनाता है। जैसे एकल बंध भी बनाता है, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, डबल बॉन्ड। और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, ट्रिपल बॉन्ड। यानी हम जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं बहुबंध। यानी ये प्रकृति यानी ये गुण भी 117 तत्वों में किसी के पास नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो श्रृंखलन का गुण है ये कार्बन रखता है, बहुबंध बनाने की क्षमता कार्बन के पास है। नेक्स्ट चौथा गुण देखते, कार्बन की मध्य प्रबल बंध। एक बार कार्बन ने कार्बन के साथ बंध बना लिया तो ये बंध इतनी आसानी से
नहीं टूटेगा। ये गुण भी और भी बहुत सारे परमाणु रखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी कोई पावरफुल गुण नहीं है। पांचवा, समावयवता, यानी कार्बन के ऐसे यौगिक है जिनके अणुसूत्र, एक चीज मैं बता दूं, सहसंयोजी बंध जिनमें इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, वास्तव में अणु उन्हीं को बोलते हैं। तो उनके अणुसूत्र बताए जाते हैं। अणुसूत्र मतलब किसी भी सहसंयोजी बंध युक्त कार्बनिक यौगिक का वास्तविक सूत्र उसका अणुसूत्र कहलाता है, उसको आणविक सूत्र भी हम बोलते हैं। तो कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनके अणुसूत्र समान होते हैं और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे यौगिकों को हम एक दूसरे का समावयवी कहेंगे तथा यह घटना समावयवता कहलाती है। तो इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो जो 5वें नंबर का गुण है ये भी कार्बन के पास है, यानी ऐसा कोई कैरेक्टर दूसरे तत्व के पास नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के पास 5 ऐसे गुण हैं जो किसी भी तत्व के पास नहीं है, जिसमें श्रृंखलन, बहुबंध और समावयवता ये इसके एक बहुत प्रबलतम लक्षण है और गुण है, जिसके कारण इसके यौगिकों की संख्या प्रकृति में सर्वाधिक है। तो हमने कार्बन के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत, इसको आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात करते हैं हम? हाइड्रोकार्बन। तो ऐसा कहा जाता है कि कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में क्रिया करते हैं तो उनके यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कार्बन के हाइड्राइड ही हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो हम इसको बोलते हैं कार्बन के हाइड्राइड, इसी को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो नाम से पता चल रहा है ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा हाइड्रोकार्बन कहलाते, यानी सबसे पहले कार्बन के यौगिक जो हमारी प्रकृति में बने होंगे वो हाइड्रोकार्बन बने होंगे। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यह सबसे सरलतम व प्राथमिक कार्बनिक यौगिक भी हैं। इनको हम सबसे सरलतम व प्राथमिक कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। और हमारी प्रकृति में क्या है, जैसे एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, और भी होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। तो ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। अब इसको पढ़ने के पहले, इस फाइल को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कार्बनिक रसायन, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कार्बनिक रसायन। अब कार्बनिक रसायन क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। किसका अध्ययन? कार्बनिक यौगिकों का। कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन होगा। अब कार्बनिक यौगिक कैसे बने? कार्बनिक यौगिकों को बनाया है हाइड्रोकार्बन ने। किसने बनाया है? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोकार्बन कैसे बने? हाइड्रोकार्बन बने कोयला व पेट्रोलियम, यानी कोयला व पेट्रोलियम ही हाइड्रोकार्बन है। कोयला व पेट्रोलियम, और कोयला व पेट्रोलियम को हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। क्या बोलते हैं हम इनको? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन। क्योंकि मैं बेसिक समझा रहा हूं, बाकी हम अपने मेन टॉपिक पर दोबारा जाएंगे। और जीवाश्म ईंधन ये होते हैं मृत पौधे व जंतु, यानी आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं जहां मरते थे, वातावरण में परिवर्तन होने के कारण मिट्टी की लहरें उनको ढकते चली गई और वो पृथ्वी की गहराई में पहुंच गए। तो नीचे ताप ज्यादा होने के कारण, यानी टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर दाब ज्यादा होने के कारण और ऑक्सीजन ना होने के कारण जो मृत पौधे हैं और जो जंतु हैं वो जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए। तो जब पौधे दबते हैं नीचे, यानी पौधे दबेंगे मृत पौधे, तो इनसे बनेगा कोयला, और मरे हुए जंतु दबेंगे तो इनसे बनेगा पेट्रोलियम। कोयला एक ठोस पदार्थ है और पेट्रोलियम एक विस्कस लिक्विड है। विस्कस मतलब चिपचिपा एक द्रव है। और कोयला व पेट्रोलियम ही हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन से बने कार्बनिक यौगिक, और कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कहलाता है कार्बनिक रसायन। तो हम देख रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं कार्बन वर्ड यूज हो रहा है, इसमें भी कार्बन वर्ड यूज हो रहा है, और इसमें भी कार्बन वर्ड यूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें कार्बन एक आवश्यक तत्व है।
ऐसा कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन ने कार्बनिक यौगिकों को बनाया है, इसलिए हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? जनक। सभी कार्बनिक यौगिकों का जनक हाइड्रोकार्बन है। तो कार्बनिक यौगिकों को क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिकों को बोलेंगे हम व्युत्पन्न, उनकी संतानें। कार्बनिक यौगिकों के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन ने बनाया कार्बनिक यौगिकों को, इसलिए हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाएंगे यहाँ पर कार्बनिक यौगिक। हाइड्रोकार्बन की संख्या सैकड़ों में 100, 200, 300 हो सकती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति में कार्बनिक यौगिक लाखों की मात्रा में। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन है, केवल ये दो तत्व है। तो कार्बनिक यौगिक क्या है? तो हम ये कहते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक है इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन तो होंगे ही, हाइड्रोजन कार्बन तो इसमें होंगे ही, इसके अलावा कुछ दूसरे परमाणु भी होंगे, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस प्रकार के परमाणु भी इसमें हो सकते हैं। तो कार्बन के यौगिकों की संख्या लाखों में और हाइड्रोकार्बन की संख्या सैकड़ों में। अगर हमसे कहा जाए कि कोई एग्जाम्पल बताओ, तो यहाँ पर अगर हमने मान लो कार्बनिक यौगिकों का एग्जाम्पल देखा, तो जैसे हमने बोला मेथिल एल्कोहल, जैसे हमने क्या बोला यहाँ पर? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। अब मेथिल एल्कोहल क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन तो है। इसका फॉर्मूला देखेंगे तो CH3OH। अगर हमसे कहा जाए हाइड्रोकार्बन का उदाहरण बताओ, तो हाइड्रोकार्बन में हमने ले लिया मेथेन, CH4। इसका फॉर्मूला क्या है? CH4। तो जो मेथेन है ये सभी हाइड्रोकार्बन और सभी कार्बनिक यौगिकों का जनक भी है। तो ऐसा कहा जाता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए उसे 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इससे कितने एच जुड़े? इससे 4 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके इससे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन का स्थायित्व तो पूरा हो गया और कार्बन का अष्टक पूरा हो गया, यानी कार्बन और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इस प्रकार से इसकी बॉन्डिंग है। अब इसका H हटेगा किसके द्वारा? OH द्वारा, तो मेथिल एल्कोहल बनेगा। तो कहीं ना कहीं जो मेथिल एल्कोहल बना हुआ है वो किससे बना है? मेथेन से। तो ऐसे बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बने जिनका कहीं ना कहीं हम वर्णन करेंगे, हम अपनी दोबारा फाइल पर लौटेंगे। तो ये मैंने आपको केवल बेसिक्स बताया है कि कैसे हाइड्रोकार्बन और कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई, और कार्बनिक यौगिकों और हाइड्रोकार्बन का अध्ययन ही कहलाता है कार्बनिक रसायन। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन व हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये सबसे सरलतम व प्राथमिक कार्बनिक यौगिक भी होते हैं। अभी हमने इसको पढ़ा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आदि। अब हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की बात करते तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो खुली श्रृंखला वाले, यानी जिनमें कार्बन की रिंग नहीं बनती, चैन नहीं बनती, और एक होते हैं बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, जिनका वर्गीकरण अभी हम पढ़ेंगे। तो सवाल ये है कि ये हाइड्रोकार्बन बने कैसे और इनके नाम कैसे रखें, हम इनके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो कार्बन की संख्या के आधार पर इनके नाम रखे गए। इसके आधार पर कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। अब हम ये कहते हैं ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन है तो हम इसको बोलते हैं यहाँ पर मैथ। क्या बोलेंगे इसको? मैथ। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले को बोलेंगे एथ, 3 कार्बन वाले को बोलेंगे प्रो, 4 कार्बन वाले को बोलेंगे ब्यूट, 5 कार्बन वाले को बोलेंगे पेंट, 6 कार्बन वाले को बोलेंगे हम हेक्स। तो ऐसे पहले से डिसाइडेड था कि हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन की संख्या होगी उनके नाम हम कैसे रखेंगे। तो ये हम क्या बता रहे हैं? कार्बन की संख्या। अब इनको हम शब्द मूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कार्बन की संख्या को हम शब्द मूल के नाम से भी जानेंगे। शब्द मूल, वर्ड रूट भी हम इनको बोलते हैं। हमारी प्रकृति में जो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन बने होंगे वो क्या बने होंगे? वो एल्केन बने होंगे। क्या बने होंगे? एल्केन।
अब एल्केन को हम इंग्लिश में लिखेंगे ALKANE, एल्केन। अब एल्केन किसी हाइड्रोकार्बन का तो नाम है नहीं, ये हाइड्रोकार्बन की एक श्रेणी है, और पूरी श्रेणी का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। पूरी श्रेणी का नाम होता है CnH2n+2। अगर हमसे पूछा जाए एक लाइन में एल्केन क्या है, तो हम बोलेंगे खुली श्रृंखला में जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम एल्केन बोलते हैं। यहाँ पर पूरी श्रेणी का सूत्र जो होगा वो CnH2n+2 होगा। n क्या है यहाँ पर, कार्बन की संख्या, जो संख्या आप यहाँ पर रखोगे वो यहाँ पर भी रखनी पड़ेगी। तो अगर आपने यहाँ पर n की जगह रख दिया एक, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा CnH2n+2 ये देखा। अब आपने n की जगह एक रख दिया तो यहाँ पर भी एक रखना पड़ेगा, तो C1H×1+2। तो पहला यहाँ पर इसका सूत्र आ गया CH4। अगर आप n की जगह 2 रखेंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा C2H6। अगर आप इसकी जगह 3 रखेंगे तो C3H8, 4 रखेंगे तो C4H10, 5 रखेंगे तो C5H12 और 6 रखेंगे तो C6H14। तो क्या देखा हमने, एक कार्बन बढ़ता है तो 2 हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं। कार्बन 1 से 2 हुआ तो हाइड्रोजन 4 से 6 हो गए। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो एल्केन है वो किसी एक कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन का नाम नहीं है, हाइड्रोकार्बन की एक श्रेणी है। अब हमें इसके नाम रखने, तो एक कार्बन वाले को क्या बोल रहे हैं हम, एक कार्बन वाले को बोलते हैं हम मेथेन, यानी एक कार्बन वाले को बोलते हैं मैथ, METH। तो सभी में क्या जोड़ना है, हमें ANE जोड़ना है, यानी मैथ प्लस ANE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेथेन। एथ प्लस ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। प्रोप प्लस ANE, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ब्यूट प्लस ANE, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। पेंट प्लस ANE, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। हेक्स प्लस ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेक्सेन। तो ऐसे एल्केन श्रेणी के नाम हो गए, क्योंकि शब्द मूल क्या बोल रहे हैं, एक कार्बन वाले को बोलेंगे मैथ, 2 कार्बन वाले को बोलेंगे एथ, 3 कार्बन वाले को बोलेंगे प्रोप, ऐसे। यानी शब्द मूल में एन जोड़ने पर और सूत्र के अनुसार इसकी पूरी श्रेणी यहाँ पर तैयार हो गई। जो एल्केन के बाद आते हैं हमारी प्रकृति में, यानी जो एल्केन के बाद आएंगे वो आएंगे एल्किल। क्या बोलेंगे हम उसको, एल्किल। अब एल्किल को हम एल्किल मूलक के नाम से भी जानते हैं। क्या लिखेंगे उसको, ALKYL, एल्किल मूलक। अल्काइल भी बोलेंगे। और पूरी श्रेणी का जो सूत्र होगा वो होगा CnH2n+1। यानी एल्किल भी क्या है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का एक ग्रुप है। अब चूंकि ये बने कैसे हैं, तो कहा जाता है जब एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे, तो एल्केन से एक H अगर आप हटा दोगे तो बन जाएंगे एल्किल मूलक। और एल्किल मूलक को किससे प्रदर्शित करते हैं, R से, और R पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो जैसे मेथेन, कार्बन से 4 H जुड़े हुए, तो क्या बोल रहे हैं हम, एक H हटाएंगे, तो एक H हटाएंगे तो ये आ जाएगा CH3। इससे एक H हटाएंगे तो आ जाएगा C2H5। इससे एक H हटाएंगे तो C3H7, और इससे एक H हटाएंगे तो C4H9। ऐसे ही आ जाएंगे। तो ऐसे आगे कंटिन्यू हटाते जाएंगे। तो एक कार्बन वाले को क्या बोल रहे हैं, एक कार्बन वाले को बोल रहे हैं मैथ। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, सभी में YL, तो मैथ प्लस YL, मिथाइल। हिंदी में बोलेंगे इसको मैथिल, इसको क्या बोलेंगे एथिल, इसको क्या बोलेंगे हम प्रोपिल, इसको क्या बोलेंगे हम ब्यूट प्लस YL, ब्यूटिल। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए एल्किल मूलक। तो जब भी हम बोलते हैं जहां R एल्किल मूलक है, तो एल्किल मूलक की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें इनके बारे में नॉलेज होना ही चाहिए कि कार्बनिक यौगिक के 2 भाग होते हैं, एक भाग मूलक और दूसरा भाग होता है उसका क्रियात्मक समूह। मूलक भौतिक गुणों को बताएगा और जो क्रियात्मक समूह है वो इसके रासायनिक गुणों को बताएगा। तो नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो एल्किल मूलक के बाद आता है एल्कीन। क्या आएगा, एल्कीन। अब एल्कीन, इसको क्या लिखेंगे, ALKENE, एल्कीन। एल्कीन की खासियत क्या है
कि खुली श्रृंखला में कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो कहलाएंगे एल्कीन। अब एल्कीन श्रेणी का सूत्र क्या होगा, CnH2n। ये एल्कीन श्रेणी का सूत्र होगा, हम पहले ही बता चुके। n क्या है, कार्बन की संख्या है। अगर चूंकि इसमें 2 कार्बन होने चाहिए, यानी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर हमें दिखाना है तो यानी मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए, तो इसमें एक कार्बन वाला कोई यौगिक नहीं होता है। तो या तो हम n की जगह 2 रख दें तो हमें इसका फॉर्मूला निकल आएगा, या फिर हम ये कहेंगे कि एल्किल मूलक से एक H रिप्लेस कर देंगे तो बन जाएगा एल्कीन। तो यहाँ पर C2H5 से एक H हटा दें तो क्या बन जाएगा, C2H4 ये बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो इसके बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी थे, तो इससे क्या अटैच हो जाएगा, H अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम ऐसे भी लिखेंगे, और एक साथ क्या लिखेंगे, C2H4। इसमें से एक H हटा देंगे या एक कार्बन बढ़ाएंगे तो 2 H बढ़ जाएंगे, एक कार्बन बढ़ेगा तो 2 H बढ़ जाएंगे। इनको हम समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी भी कहते हैं। अगर हमें किसी भी श्रेणी का पहला सूत्र पता है तो हम एक कार्बन बढ़ाएंगे तो 2 H बढ़ जाएंगे, और हम यहाँ पर नियम से बता रहे, इससे H निकला तो एल्किल बने, एल्किन से H निकला तो एल्किल, और एल्किल से H निकला तो एल्कीन, और आगे भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसके हमें नाम रखने कि इसके नाम यहाँ पर कैसे रखे गए। तो 2 कार्बन वाले को क्या बोल रहे हैं हम, एथ, और सभी में क्या जोड़ेंगे हम, ENE, क्या जोड़ेंगे, ENE। तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर एथीन, इसको बोलेंगे यहाँ पर प्रोपीन, इसको बोलेंगे यहाँ पर ब्यूटीन। तो ऐसे यहाँ पर इसके नाम आ गए, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। एथीन को हम एथिलीन, प्रोपीन को प्रोपिलीन के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, केमिस्ट्री में इनके ये भी नाम चलते हैं। एथीन को एथिलीन भी बोलते हैं, प्रोपीन को प्रोपिलीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगली हम बात करेंगे, इसके बाद एल्कीन के बाद क्या आते हैं, एल्कीनिल। एल्कीन के बाद क्या आएंगे, एल्कीनिल, एल्कीनिल, ALKENYL, एल्कीनिल। और इनका सूत्र क्या होगा, CnH2n-1। एल्कीनिल, इसकी क्या खासियत है, इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, लेकिन किसी एक कार्बन पर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। यहाँ पर N, चूंकि इसमें भी 2 कार्बन होने चाहिए तो एक कार्बन वाला कोई यौगिक नहीं होता, या तो हम N की जगह यहाँ पर 2 रख दे तो इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, या फिर हम बात करें कि इसमें से एक H रिप्लेस कर देंगे तो हमें एल्कीनिल मिल जाएंगे। तो C2H4 से जैसे एक H हटेगा तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री और C2H3, इसमें से भी एक H हटाएंगे तो C3H5, C3H6 था, C3H5, C4H8 है, इसमें से एक H रिप्लेस होगा तो C4H7। अब इसके नाम रखना है, तो 2 कार्बन वाले को क्या बोल रहे हैं, ईथ एथिनिल, यानी इसमें क्या जुड़ेगा, ENYL, एथिनिल, प्रोपिनिल और ब्यूटिनिल। इसके बाद जो लास्ट आता है जिसकी हम बात करेंगे, ये हमारे सिलेबस में बहुत कम है, तो लास्ट जो आएगा, लास्ट आएगा हमारे पास एल्काइन। एल्काइन, अब एल्काइन को क्या लिखेंगे हम, ALKYNE, इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वर्ड भी समझ में आ जाएंगे। और इसका जो सूत्र होगा वो होगा CnH2n-2, एल्काइन। अब एल्काइन की क्या खासियत है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब या तो हम N की जगह यहाँ पर, चूंकि इसमें भी एक कार्बन वाला कोई यौगिक नहीं होगा, तो N की जगह यहाँ पर 2 रख देंगे तो पहला फॉर्मूला आ जाएगा, या फिर हम कहेंगे एल्कीनिल से एक H रिप्लेस करेंगे तो एल्काइन बन जाएगी। तो इससे एक H रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H2, C3H4 और C4H6। ऐसे यहाँ पर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। अब हमें इसके नाम लिखने, 2 कार्बन वाले को बोलेंगे एथ, तो इसमें 2 कार्बन है, और इसमें जुड़ेगा YNE, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। इसका नाम क्या आ जाएगा, प्रोपाइन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, तो इसके नाम हो जाएंगे। एथाइन है, एसिटिलीन के नाम से भी जाना जाएगा।
इथाइन को, जैसे एथीन को हम एथिलीन के नाम से भी जानेंगे। जनरली मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये यूज है। इसी प्रकार जो इथाइन है इसको हम एसिटिलीन के नाम से भी जानेंगे, एसिटिलीन। ठीक है, तो ये दो यौगिक हैं, यानी एथीन, एथिलीन और इथाइन, एसिटिलीन, इनके नाम से जाने जाएंगे। अब चूंकि हाइड्रोकार्बन का रिलेशन हमने बताया, अगर मान लो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको 4 एल्केन के बारे में उनके सूत्र और उनके नाम पता होना चाहिए। अगर आपको पहला सूत्र पता है तो एक कार्बन और 2 H बढ़ाते जाओ, आपको याद हो जाएंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और आपको 4 एल्किल मूलकों के नाम याद होने ही चाहिए अगर आप 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये कैसे बने, एल्केन से H रिप्लेस किया, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। एल्किल भी बोलेंगे, एल्किल समूह भी बोलेंगे, एल्किल मूलक भी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, इसको R से प्रदर्शित करते। इन पर इलेक्ट्रॉन फ्री है इसलिए R पर इलेक्ट्रॉन फ्री है। एल्कीन में से आपको ये 2 एल्कीन के तो नाम और सूत्र पता होना चाहिए, और एल्काइन में भी आपको 2 एल्काइन के नाम व सूत्र पता होना चाहिए। तो अगर 4 4 8 9 10 और 2 12 इनके यानी 12 हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला वाले, इनके अगर आपको नाम पता चल गए, सूत्र पता चल गए और याद होने लगेंगे, तो ये सोच लो कि अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हमने बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ा, इनका रिलेशन पढ़ा, कैसे ये आए, कार्बन के नाम पहले से निर्धारित थे, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेन, डेक। यहाँ पर भी जो सबसे पहले बने थे हाइड्रोकार्बन वो एल्केन बने थे, फॉर्मूला बताया, सिंगल बॉन्ड होगा, एल्केन से एल्किल बने, एल्किल से एल्कीन बने, एल्कीन से एल्कीनिल बने, और एल्कीनिल से एल्काइन बने, जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए। एक बार आप इसको देख लें। क्लियर है? तो आपको 4 एल्केन के नाम, सूत्र, 4 एल्किल मूलक के नाम और सूत्र, और 2 एल्कीन के नाम व सूत्र, और 2 एल्काइन के नाम व सूत्र आपको पता होने ही चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको फिर टफ लगेगी। तो यहाँ पर जैसे हमने बात करी, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये तो सब सिंगल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड यहाँ से आ रहा है। तो जैसे हम इसकी बात करें तो इसको हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी ऐसा भी लिखते हैं, क्योंकि ये एल्कीन में द्विबंध होना चाहिए, कम से कम एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम एल्काइन की बात करें C2H2, तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम ऐसा भी लिखते हैं C2H2, यानी जो एल्काइन है उनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो हम ये किसके बारे में बता रहे हैं, इन सबको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन की जब बात आएगी तो एल्केन, एल्किल, एल्कीन, एल्कीनिल और एल्काइन, अब इसमें जो जो यूज होंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो इसको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। तो हम किसके बारे में बता रहे थे, हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे इनके नाम रखे गए, और ऐसे ये हमारी प्रकृति में और भी ज्यादा है, बट ये जनरली इस कैटेगरी के यानी 4 कार्बन तक हमारे सिलेबस में ज्यादा यूज है। अब हम बात करते हैं आगे कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बनिक रसायन, अभी हमने बताया कार्बनिक रसायन क्या है, यानी कार्बनिक यौगिक को, जैसे हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न मतलब कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक यानी हाइड्रोकार्बन को भी कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, और जो हाइड्रोकार्बन से बने हैं उनके व्युत्पन्न एक्चुअल, उनको हम कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। लेकिन हमने हाइड्रोकार्बन को भी सरलतम कार्बनिक यौगिक कहा और प्रारंभिक कार्बनिक यौगिक कहा। तो हाइड्रोकार्बन और उनसे जो बने हैं उन यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाएगा, कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो कार्बनिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों जैसे हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन से बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। अब हमने यहाँ पर उदाहरण देखे। अब उदाहरण में जैसे हो गया मेथेन, सूत्र क्या हो गया CH4, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, सूत्र क्या हो गया
CH3OH। तो ये तो हमने 2 बताए, लेकिन ऐसे अनगिनत हाइड्रोकार्बन भी बहुत सारे हैं और कार्बनिक यौगिक की संख्या तो लाखों में। तो यहाँ पर जो CH4 है ये हाइड्रोकार्बन को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है और इससे बना है ये, यानी वास्तव में इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर कार्बनिक यौगिक। चूंकि हाइड्रोकार्बन में भी कार्बन है, इसलिए कार्बन के यौगिकों को ही हम कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। तो वास्तव में इसको बोलेंगे कार्बनिक यौगिक और इसको बोलेंगे हम हाइड्रोकार्बन, नहीं तो दोनों को एक साथ बोलते हैं हम कार्बनिक यौगिक। ये प्रारंभिक और सरलतम और ये जटिल कार्बनिक यौगिक, तो ये कार्बनिक रसायन कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। अब जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को उनकी संरचना के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया। संरचना कैसी होगी? तो हम बोलते हैं कुछ हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला वाले होंगे, इनको हम एलिफेटिक भी बोलते हैं। अभी हमने वो टेबल बनाई थी, एल्केन, एल्किल, एल्कीन, एल्किनिल और अल्काइन, उसको बोलते हैं हम एलिफेटिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। बंद श्रृंखला, जब कार्बन आपस में चैन का रूप ले लेते हैं यानी रिंग बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं बंद श्रृंखला या चक्रीय यौगिक, यानी साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज चेन। तो हाइड्रोकार्बन को संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। अब हम बात करते हैं खुली श्रृंखला की, ओपन चेन कंपाउंड। तो वे हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के परमाणु आपस में खुली, सीधी और शाखा युक्त, खुली होगी, सीधी हो सकती, शाखा युक्त श्रृंखला में जुड़े होते हैं, खुली श्रृंखला या एलिफेटिक यौगिक कहलाते हैं। तो जैसे मान लो उदाहरण हो गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वह इनसे जो बने हैं वो सभी इस कैटेगरी में आएंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में। तो जैसे मान लो इस प्रकार जुड़े हैं, यानी ये कार्बन इस टाइप से जुड़े हैं, तो क्या बोलेंगे? कार्बन की सीधी श्रृंखला है। अब कार्बन इसमें ऊपर नीचे अगर अटैच हो जाएंगे तो बोलेंगे शाखा युक्त श्रृंखला। तो ये कार्बन का इस कार्बन से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते तो फिर वो बंद श्रृंखला की श्रेणी में आ जाते। तो इसमें क्या आएंगे? एलिफेटिक में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड वाले। जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा पूरी श्रृंखला में तो बोलेंगे एल्केन। कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड हो जाएगा और बाकी सब सिंगल होंगे तो बोलेंगे एल्कीन। कहीं पर भी एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, बाकी सब सिंगल होंगे तो बोलेंगे एल्काइन। जैसे हमसे पूछा जाए ये श्रृंखला बनी हुई है तो हम बोलेंगे ये क्या है, तो बोलेंगे एल्केन है, क्योंकि कार्बन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। अभी यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को कनेक्ट नहीं किया, केवल हम कार्बन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब मान लो कहीं पर भी हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, अब हमसे पूछा आप बताओ, तो इस डबल बॉन्ड को देखकर बोलेंगे ये एक एल्कीन है। और अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते तो हम बोलते ये एल्काइन है। तो एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने पर हम उसका नाम चेंज कर देते हैं। सिंगल बॉन्ड खुली श्रृंखला एल्केन, कार्बन के बीच में मिनिमम कम से कम एक डबल बॉन्ड एल्कीन, एक ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को एक साथ हम मल्टीपल बॉन्ड, बहुबंध भी बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को नहीं बोलते। ठीक है, तो इनके बारे में हम यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। एल्कीन को हम ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं, जो एल्कीन का नाम होता है इसको हम क्या बोलेंगे? एल्कीन। एल्कीन को यहाँ पर ओलिफिन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओलिफिन। ओलिफिन एक्चुअली ये जो तेल होते हैं, यानी जो हमारी प्रकृति में जो नेचुरल तेल है उसको ओलिफिन यानी ओलाफाइट से बना है, यानी तेल युक्त हाइड्रोकार्बन। और जो सिंगल बॉन्ड यानी जो एल्केन होते हैं इसको हम पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पैराफिन। पैराफिन का मतलब कम क्रियाशील भी होता है। और पैराफिन जैसे मान लो जो तेल है उसको हम निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करवा दें तो वानस्पतिक घी में यानी डालडा में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसको हम एल्केन बोलते हैं। यानी जितने भी हमारी प्रकृति में डालडा है और घी है, वानस्पतिक घी डालडा को हम बोलते हैं, ये सब एल्केन है। और जितने भी प्राकृतिक तेल है ये सब एल्कीन है। तो खुली श्रृंखला वाले की बात कर रहे थे, इस प्रकार से खुली श्रृंखला होगी।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो खुली श्रृंखला है या एलिफेटिक यौगिकों का वर्गीकरण। खुली श्रृंखला या एलिफेटिक यौगिकों का वर्गीकरण दो वर्गों में विभाजित किया गया। खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को दो वर्गों में बांटा गया। अब हम क्या बोल रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन के बीच में खुली श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड होंगे तो उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, इस टाइप का बंध होगा, उसे हम बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसमें क्या आ जाएगा, एल्केन आ जाएगा, सारे एल्केन। तो एल्केन मतलब जिनका फॉर्मूला CnH2n+2 होगा, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब आ जाएंगे। तो एल्केन खुली श्रृंखला, जैसे हमने बोला CH4। अब कार्बन से कितने एच अटैच है, यहाँ पर कार्बन से 4 एच अटैच है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यूज होंगे, तो यहाँ पर कार्बन का अष्टक पूरा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अगर यहाँ पर हम 2 कार्बन वाला एल्केन देखें, N की जगह 1 रखेंगे तो ये सूत्र आ जाएगा, 2 रखेंगे तो ये सूत्र आ जाएगा C2H6। तो यहाँ पर कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब चूंकि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन यूज होगा। अब यहाँ पर इन तीनों से क्या जुड़ जाएंगे, H जुड़ जाएंगे, यहाँ पर H जुड़ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और एक साथ क्या लिखेंगे, C2H6। अगर हम 3 कार्बन वाला एल्केन देखें तो C3H8, तो 3 कार्बन लिख देते हैं और इनके हम 4 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। और चूंकि बात एल्केन की है तो इसमें इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड है, तो हमने देखा बीच वाले कार्बन के केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचे और किनारे वाले के 3 बचे, क्योंकि बीच वाले कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो रहा है, 1 उधर यूज हो रहा है, और बीच वाले से कितने एच अटैच हो जाएंगे, 2। इससे कितने एच अटैच हो जाएंगे, 3 एच अटैच हो जाएंगे। तो इसको एक साथ क्या लिखेंगे हम, CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड और CH3, और एक साथ क्या लिखेंगे, C3H8। तो क्या बोल रहे हैं हम, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के परमाणु खुली श्रृंखला में एकल बंध द्वारा आपस में जुड़े होंगे और बचे हुए कार्बन के इलेक्ट्रॉनों से हाइड्रोजन जुड़े होंगे, उनको बोलेंगे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्योंकि मैंने कहा आपको ये 4 हाइड्रोकार्बन में एल्केन में आपको ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट खुली श्रृंखला में आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के बीच में यानी कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो वे हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक द्विबंध, एक डबल बॉन्ड, एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे इस टाइप का होगा, एक त्रिबंध इस टाइप का होगा, एक डबल एक ट्रिपल बॉन्ड अवश्य होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब उदाहरण क्या हो गया इसमें, उदाहरण हो गया एल्कीन। तो एल्कीन की अगर हम बात करें तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक द्विबंध, कम से कम एक द्विबंध मतलब इस प्रकार का डबल बॉन्ड अवश्य होता है, एल्कीन कहलाते हैं। अब एल्कीन में क्या आ जाएंगे, अभी हमने टेबल बनाई थी, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस टाइप से, क्योंकि जो एल्कीन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, 3 रखेंगे n की जगह तो ये आ जाएगा, 4 रखेंगे तो अगले फॉर्मूले आ जाएंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 हाइड्रोकार्बन आते हैं, एक तो डबल बॉन्ड वाले और एक ट्रिपल बॉन्ड वाले। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को बहुबंध मल्टीपल बॉन्ड भी हम बोलते हैं। अब अगला देखते हैं असंतृप्त में एल्काइन। तो एल्काइन जब कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है और सूत्र क्या होगा, CnH2n-2। तो क्या बोल रहे हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम
एक त्रिबंध अवश्य होता है एल्काइन कहलाते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन आ जाएंगे और एल्काइन आ जाएंगे। अब यहां पर हम एल्काइन की बात करें तो इधर एल्काइन के उदाहरण देखते हैं। एथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, क्योंकि एल्काइन का सूत्र क्या होता है CnH2n-2। अब आप n की जगह 2 रखोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, 3 रखेंगे तो ये 4 रखेंगे तो आगे वाले फॉर्मूले भी आपको मिल जाएंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन को 2 वर्गों में बांटा गया, खुली श्रृंखला या एलिफेटिक, बंद श्रृंखला। तो खुली श्रृंखला या एलिफेटिक के बारे में हम बात कर रहे थे। तो खुली श्रृंखला या एलिफेटिक में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। फिर हमने क्या बोला, जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है फिर उनको फिर हमने 2 भागों में बांटा, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में एल्केन आ जाएंगे और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आ जाएंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इनको खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बंद श्रृंखला या चक्रीय यौगिकों की बात करते हैं, क्योंकि संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन को 2 वर्गों में बांटा गया, खुली और बंद। खुली में क्या आएंगे, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में एल्केन, असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन। बंद श्रृंखला की बात करेंगे तो बंद श्रृंखला या फिर चक्रीय यौगिक, क्लोज चेन कंपाउंड्स। अब वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के परमाणु चक्रीय संरचना में जुड़े होते हैं, रिंग के रूप में होते हैं, बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। अब उदाहरण यहां पर देखेंगे, साइक्लोप्रोपेन, बेंजीन, पिरिडीन, ये सब क्या है, बंद श्रृंखला वाले यौगिक है। जैसे अगर हम मान लो साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं साइक्लोप्रोपेन तो कार्बन 3 है और आपस में इस प्रकार बंद हो जाएंगे। तो कार्बन के 2-2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, जिससे क्या अटैच हो जाएंगे, 2-2 H अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका सूत्र जो हो जाएगा, 3 कार्बन है C3 और 6 हाइड्रोजन C3H6। अगर हम बेंजीन की बात करें, इनके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बेंजीन में कितने कार्बन है, बेंजीन में यहाँ पर 6 कार्बन है। कहा जाता है जो बेंजीन है वो 6 कार्बन परमाणुओं से बनी एकांतर युग्म बंध युक्त एक बंध श्रृंखला होती, एक के बाद एक डबल बॉन्ड होते हैं। इस कंडीशन में कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन यूज हुए। अब पहचानेंगे कैसे, कार्बन के पास से जितनी लाइनें होकर गुजरेंगी उतने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। कार्बन के टोटल बंध बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, तो कार्बन के पास से 3 लाइनें गुजर रही, हर कार्बन के पास से एक उधर और 2 इधर, इसका 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है। इससे क्या अटैच हो जाएगा, इससे H अटैच हो जाएगा। तो ऐसे इसमें कार्बन कितने आ जाएंगे, 6 और हाइड्रोजन आ जाएंगे 6, C6H6। इसी प्रकार पिरिडीन, पिरिडीन में भी क्या होता है, 5 कार्बन है और यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया। तो इस प्रकार इसकी भी एक बंद श्रृंखला, इसमें कार्बन के अलावा दूसरा परमाणु आ गया जो श्रृंखला को बंद करने में मदद कर रहा है। तो यहाँ पर कार्बन का 1-1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, जिससे H अटैच हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C5, 5 कार्बन 5 हाइड्रोजन 1 N, C5H5। हम क्या बता रहे हैं, बंद श्रृंखला जिसमें कार्बन एक रिंग के रूप में होंगे, एक चैन के रूप में होंगे। अगर मान लो रिंग में केवल कार्बन ही कार्बन है तो फिर हम उसको बोलेंगे बंद श्रृंखला में समचक्रीय, जैसे ये समचक्रीय है। और अगर रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा परमाणु आ गया, जैसे नाइट्रोजन आ गया, तो हम इसको बोलेंगे विषम चक्रीय। अब बंद श्रृंखला यौगिकों का वर्गीकरण, इनको 2 वर्गों में बांटा गया। बंद श्रृंखला वालों को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला क्या है, समचक्रीय, समचक्रीय या इनको कार्बोचक्रीय। समचक्रीय चक्र में कार्बन होंगे इसलिए हम उसको बोलते हैं कार्बोचक्रीय। इनमें केवल कार्बन परमाणुओं से बनी चक्रीय संरचना होती है, इसलिए हम इनको समचक्रीय बोलते हैं। उदाहरण देखेंगे, बेंजीन आ जाएगा और साइक्लोहेक्सेन, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बेंजीन का तो अभी हमने बनाया है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में भी 6 कार्बन होते हैं और हर कार्बन से 6 कार्बन से बनी एक बंद श्रृंखला होती है। लेकिन यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होता, एक के बाद एक डबल बॉन्ड नहीं होता है, जिस कारण कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और इनसे 2H अटैच हो जाएंगे। तो ऐसे इसका फॉर्मूला आ जाएगा C6H12। तो समचक्रीय जिनमें
चक्र में केवल कार्बन होंगे तो इसमें बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन। अभी विषम चक्रीय की बात हमने नहीं करी, सम चक्रीय को भी हम आगे पढ़ेंगे। सम चक्रीय यौगिकों का वर्गीकरण। सम चक्रीय यौगिकों को पुनः दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया? दो वर्गों में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा होगा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक की बात करें तो ये 6 कार्बन परमाणुओं से बनी एक बंध श्रृंखला है। नॉर्मली बात कर रहे, एरोमेटिक में और भी रखे गए जो हमारे सिलेबस में, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकांतर युग्म बंध, एक के बाद एक डबल बॉन्ड होता है, अर्थात एक के बाद एक 3 सिंगल बॉन्ड होंगे एकल बंध, व एक के बाद एक 3 द्विबंध होंगे यानी डबल बॉन्ड होंगे। इसे बेंजीन चक्र भी कहते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 6 कार्बन परमाणुओं से बनी एक बंध श्रृंखला है जिसमें एक के बाद एक डबल बॉन्ड होंगे, 3 सिंगल और 3 डबल, एक सिंगल फिर एक डबल, ऐसे पूरी संरचना में 3 सिंगल बॉन्ड होंगे और 3 डबल बॉन्ड होंगे। उदाहरण अगर हम देखें तो बेंजीन C6H6, वह जो बेंजीन से बनेंगे वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे एरोमेटिक। समचक्रीय यौगिकों को दो भागों में बांटा गया, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो फिर से सुन लो, बंध श्रृंखला वाले यौगिकों का जो वर्गीकरण किया गया वो दो प्रकार से, समचक्रीय विषम चक्रीय। समचक्रीय में एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, और विषम चक्रीय भी हम पढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर देखते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या आ रहा है इसमें? बेंजीन। तो अभी हमने बताया बेंजीन क्या है, 6 कार्बन परमाणुओं से बनी एक बंध श्रृंखला है और एक के बाद इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और प्रत्येक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो इससे क्या अटैच हो जाएगा? इससे H अटैच हो जाएगा। तो ऐसे इसका सूत्र आ गया C6H6। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ध्यान दें, इसको हम इस प्रकार भी बता सकते हैं बेंजीन को, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल। चूंकि सिंगल डबल घूमता रहता है, इनकी पोजीशन चेंज भी होती रहती है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल और डबल बॉन्ड। हम इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, यानी बेंजीन के बीच में एक गोला बना देंगे इस प्रकार, ठीक है। तो ये भी संरचना हो गई। अब मान लो किसी भी कॉर्नर से हमने नंबरिंग करी, मान लो ये कोना पकड़ा, हर कोना एक कार्बन को बता रहा है, इससे पता चल रहा है ये कोने केवल कार्बन को बता रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर जो पहला और चौथा कार्बन है, यानी अगर हम इसकी बात करें तो जो 1 और 4th कार्बन है, पहला और चौथा कार्बन है, इसको बोलते हैं पैरा, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो दूसरा और छठवां कार्बन है, दूसरा और छठवां कार्बन यानी 2 और 6 कार्बन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्थो। और तीसरा और जो 5वां कार्बन है, इसको बोलेंगे हम मेटा, यानी 3rd और 5th कार्बन जो है ये मेटा कहलाएगा। एम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपको नाम पता भी होना चाहिए। तो ये हमने बेंजीन की संरचनाएं बताई, उस कार्बन के हमने नाम भी रखे। तो ये तो हो गया बेंजीन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या आएगा? बेंजीन, और जो बेंजीन से बने हैं। तो बेंजीन से अगर उसके यानी जो बनेंगे तो क्या करेंगे, यानी चेन अपनी जगह रहेगी, वो हाइड्रोजनों को हटा सकते हैं। मान लो कि OH को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, OH को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और H भी क्या है, इससे एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके जुड़ा है। तो जब OH इसके कांटेक्ट में आएगा तो H को हटा देगा। जब H को हटा देगा तो बेंजीन रिंग का सूत्र क्या बचेगा? C6H6, और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। यानी हम बात करें कि बेंजीन से अगर H हटा दिया जाए तो फिर उसकी संरचना कैसी दिखेगी? इस टाइप की संरचना होगी। तो हम बोलेंगे इसका सूत्र क्या है? C6H5, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री। अब इसके ऊपर OH जुड़ गया, तो हम बोलेंगे जब बेंजीन के ऊपर कुछ जुड़ा रहेगा तो वो बेंजीन का व्युत्पन्न हो गया, और जब बेंजीन के ऊपर कुछ जुड़ा रहेगा तो बेंजीन का सूत्र हमेशा C6H6 होगा, और जो उसके ऊपर दिख रहा होगा उसको हम जोड़ देंगे। तो जैसे इसको बोलते हैं फिनॉल। अब ये बेंजीन का व्युत्पन्न है, एक बार आप इसको देख लो।
तो ये सब हमने बनाई बेंजीन, और इसको बोलते हैं बेंजीन का व्युत्पन्न। अब हम बेंजीन के व्युत्पन्न देखते हैं। ये तो सब बेंजीन की संरचना है, किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, इसके नाम कार्बन के कैसे रखे गए, इसको ध्यान देना है। तो हमने क्या बताया, जब बेंजीन का H अगर रिप्लेस होगा, तो ध्यान दें, बेंजीन का H जब रिप्लेस होगा तो दूसरे यानी जो ऋणात्मक समूह है वो जुड़ेंगे इससे। तो यहाँ पर जैसे मान लो हमने ऐसा लिख दिया, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये C6H5 है, इसको बोलते हैं फेनिल। आगे हम मूलक के बारे में पढ़ेंगे। और क्रियात्मक समूह, तो जो OH जुड़ा है यहाँ पर, ये क्रियात्मक समूह भी है, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। बट अभी हम यहाँ पर केवल बेंजीन के व्युत्पन्न बता रहे हैं जो बेंजीन से बने हुए हैं। तो कुछ और देखते हैं हम बेंजीन के व्युत्पन्न। जैसे सपोज करो अभी हमने बताया कि बेंजीन मान लो ऐसा लिखा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका सूत्र है C6H5, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब हमने इसके ऊपर OH जोड़ दिया, तो बोल रहे हैं ये फिनॉल है। अगर मान लो हमने इसके ऊपर NH2 जोड़ दिया, तो क्या बोल रहे हैं, इसका नाम एनिलीन है। अगर हम मान लो इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर CH3 जोड़ दिया, तो इसको बोल रहे हैं ये टॉल्विन है। और अगर बेंजीन के ऊपर NO2 अटैच कर दिया, तो बोल रहे हैं ये नाइट्रोबेंजीन है, NO2। अगर मान लो इसके ऊपर Cl अटैच कर दिया, तो बोल रहे हैं ये क्लोरोबेंजीन है। या फिर इसके ऊपर मान लो हमने CHO अटैच कर दिया, तो बोल रहे हैं ये बेंजल्डिहाइड हो गया। इसके ऊपर मान लो COOH अटैच कर दिया, तो इसको बोल रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर मान लो हमने CN अटैच कर दिया, तो हम बोल रहे हैं ये फेनिल साइनाइड है। तो ये सभी क्या है, ये सभी है बेंजीन के व्युत्पन्न। तो हमने क्या बोला, जब बेंजीन के ऊपर कुछ जुड़ा होगा तो बेंजीन का सूत्र क्या होगा, बेंजीन का सूत्र होगा C6H5, और जो ऊपर दिख रहा है उसको जोड़ देंगे C6H5OH। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H5NH2। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H5CH3। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H5NO2। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H5Cl। इसको क्या बोलेंगे, C6H5CHO, C6H5COOH, C6H5CN। तो इनके नाम है फिनॉल, एनिलीन, टॉल्विन, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल और फेनिल साइनाइड, ये इसके नाम रखे गए। तो ये है बेंजीन के व्युत्पन्न। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन आएगा और बेंजीन के व्युत्पन्न आएंगे। अब हम बात करते हैं आगे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो बंध श्रृंखला में जो बंध श्रृंखला वाले यौगिक इनको दो भागों में बांटा गया, समचक्रीय, विषम चक्रीय। समचक्रीय में एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय के बारे में भी हम समझेंगे। तो एलिसाइक्लिक, एली मतलब इनके गुण एलिफेटिक यानी एल्केन, एल्किन और एल्काइन से मैच होंगे, और होंगे ये साइक्लिक। साइक्लिक मतलब चक्रीय हाइड्रोकार्बन होंगे, तो ये चक्रीय, लेकिन गुण किससे मैच होंगे इनके, एलिफेटिक, एल्केन, एल्किन और एल्काइन से। इसलिए हम इनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक। एली मतलब एलिफेटिक और साइक्लिक मतलब चक्रीय। तो क्या बोलेंगे, इनकी चक्रीय संरचना में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होगा, बेंजीन जैसा नहीं होगा अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एकल बंध होगा। इनके गुण एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के समान होंगे, इसलिए इन्हें एलिसाइक्लिक यौगिक भी कहते हैं। इनमें मैथिलीन समूह होता है। मैथिलीन मतलब कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और CH कार्बन से 2 H जुड़े होंगे, तो इसको बोलते हैं मैथिलीन समूह। एक बार मैं बता देता हूं, जैसे मैथेन का फॉर्मूला CH4। अब मैथेन से एक हाइड्रोजन अगर निकलता है तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री CH3, इसको बोलेंगे मैथेन। ध्यान दिया, इसको बोलेंगे मैथेन और इसको बोलेंगे मैथिल। और जब इससे एक और H निकालेंगे हम, तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, इसको बोलेंगे मैथिलीन समूह। क्या बोलेंगे, मैथिलीन समूह। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में मैथिलीन समूह होता है, इसलिए इन्हें पॉलीमैथिलीन यौगिक भी कहते हैं। उदाहरण कुछ दिए हैं, साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन में 3 CH2 होंगे। कितने होंगे, 3 CH2।
तो 3 के लिए क्या बोलेंगे ट्राई, और CH2 का नाम होगा मैथिलीन, तो साइक्लोप्रोपेन को ट्राई मैथिलीन एक साथ लिखेंगे, यानी 3 का इसमें इंटू कर देंगे तो कार्बन 3 आ जाएंगे और H6 आ जाएंगे। तो ये इसका पहला यौगिक है। तो हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को अभी हम समझ रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम फाइल को ऊपर करते हैं यहाँ पर। तो साइक्लोप्रोपेन, तो हम इसकी संरचना देखते हैं। तो जैसे मान लो साइक्लोप्रोपेन, कितने कार्बन, इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन से बनी एक बंद श्रृंखला है। अब कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, अभी इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों से क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, तो आगे इसकी संरचना देखें, तो हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, यानी CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार लिख दिया। तो C3H6 हो गया। या नॉर्मली अगर हम इसको लिखें तो एक ट्रायंगल बना दें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका मीनिंग भी यही होगा। बाकी फॉर्मूला क्या होगा, C3H6। अगर हम 4 कार्बन वाला यहाँ पर एलिसाइक्लिक देखें, तो ये 4 कार्बन वाला इस टाइप से बनेगा। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो इससे कितने H अटैच हो जाएंगे, 2 H अटैच हो जाएंगे। नॉर्मली आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इस टाइप से अटैच हो जाएंगे। तो आगे इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये भी इसी के समान हो जाएगा। क्या बोलेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH2। अब इसमें कार्बन कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए और 8 हाइड्रोजन हो गए। इसको हम इस प्रकार भी लिखेंगे, इस प्रकार की संरचना बना देंगे। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको तो हमने बोला साइक्लोप्रोपेन, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। सवाल ये है कि इसके नाम एल्केन जैसे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एल्केन में 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोपेन। अब जैसे एल्केन की बात करें, तो एल्केन में 3 कार्बन है, और इसकी अगर हम संरचना देखें तो इसमें कितने H अटैच है, 3, इसमें 2 और इसमें 3। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, यानी एल्केन खुली श्रृंखला वाले में अगर हम बात करें, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H8, और इसका फॉर्मूला क्या है, C3H6। तो दोनों के फॉर्मूले में अंतर है। इसको नेट एंड क्लीन हम प्रोपेन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, प्रोपेन। 3 कार्बन वाला प्रोप और ANE जुड़ गया तो प्रोपेन। तो इसको भी हम प्रोपेन बोल रहे हैं, उसको भी प्रोपेन बोल रहे हैं, चूंकि वो खुली श्रृंखला वाला, ये बंद श्रृंखला वाला है, तो इसको बोले हम साइक्लोप्रोपेन, और ये खुली श्रृंखला वाला प्रोपेन है। तो ऐसे हम इसको हमने साइक्लोब्यूटेन बताया। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, बंद में है, लेकिन ये प्रॉपर्टी एल्केन की रख रहे हैं। अब हम इसमें एक और देखते हैं, यहां पर इसकी जगह मान लो यहां पर 6 कार्बन वाला हमें देखना है, 6 कार्बन वाला साइक्लो कंपाउंड। तो हमने 6 कार्बन बना दिए यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, सिंगल बॉन्ड द्वारा इनको हमने अटैच कर दिया। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, इनसे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं इसमें कार्बन के। तो इससे क्या अटैच हो जाएंगे, 70, यानी H अटैच हो जाएंगे। तो टोटल कितने H अटैच हो जाएंगे इसमें, टोटल इसमें 6 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C6H12 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम इसको, इस टाइप से लिखेंगे C6H12। और आगे इसका अगर रिंग फॉर्म बनानी है तो हम ऐसे बना देंगे। अब ये दिख रहा है बेंजीन जैसा, लेकिन बेंजीन नहीं है। बेंजीन होता तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए था, या रिंग में इसके बीच में सर्कल गोला होना चाहिए था। तो इसको बोलते हैं हम साइक्लोहेक्सेन। रिंग संरचना है, 6 कार्बन है और 6 कार्बन एल्केन में होते, तो हेक्स प्लस एन हेक्सेन। तो इसमें भी 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े, तो इसको बोलेंगे हम हेक्सेन। आगे हम देखते हैं विषम चक्रीय यौगिक। तो विषम चक्रीय यौगिक मतलब ऐसे चक्रीय यौगिक जिनके चक्र में कार्बन तो होंगे, कार्बन के अलावा दूसरे परमाणु भी होंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, इसलिए बोल रहे हैं विषम चक्रीय। जैसे फ्यूरेन फॉर्मूला ये होगा, थायोफिन फॉर्मूला ये होगा,
पिरीडीन, फॉर्मूला ये होगा। अगर हम इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन लिख दिए, और यहाँ पर जुड़ गया ऑक्सीजन। रिंग को कंप्लीट करने में ऑक्सीजन का यूज हुआ। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इससे H अटैच हो जाएंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 3 है, 4 कवर करनी है। C4H4 और O फ्यूरेन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की ये प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे थायोफिन बनाना है तो यहाँ पर सल्फर अटैच हो गया, तो रिंग को कंप्लीट करने में सल्फर हेल्प कर रहा है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, तो C4H4S थायोफिन। पिरीडीन का अगर देखेंगे तो अभी हमने कुछ समय पहले पिरीडीन की संरचना बनाई थी, तो यहाँ पर N आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है तो इससे H अटैच हो जाएगा, C4H C5H5 N, तो ये ऐसे क्या हो जाएगा, ये पिरीडीन। अब आगे हम बात करते हैं क्रियात्मक समूह तथा मूलक। क्रियात्मक समूह और मूलक, तो अभी हमने क्या बोला, हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होंगे और सभी कार्बनिक यौगिक के लगभग 2 भाग होंगे। कार्बनिक यौगिक और हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन और कार्बनिक यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ना है और मूलक के बारे में पढ़ना है। तो कार्बनिक यौगिक के 2 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें एक भाग क्रियात्मक समूह कहलाएगा और दूसरा भाग उसका मूलक कहलाएगा। एक क्या कहलाएगा, क्रियात्मक समूह, इसको प्रकार्यात्मक और लाक्षणिक समूह भी बोलते हैं क्रियात्मक समूह को। उदाहरण, मेथिल एल्कोहल CH3OH एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक भाग CH3 मूलक है तथा दूसरा भाग जो OH है वो क्रियात्मक समूह है। तो अगर मान लो मेथिल एल्कोहल CH3OH की अगर हम संरचना देखें तो कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो यहाँ पर कार्बन से 3 H अटैच है और यहाँ पर O और O से H अटैच है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा करने में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, एक इससे ले लेगा, इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े, और 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, एक एस से ले लेगा, अष्टक पूरा हो गया। तो मेथिल एल्कोहल एक कार्बनिक यौगिक है और इसके 2 भाग है। तो अगर हम मान लो हम इसको बॉन्ड को 20 से ब्रेक करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया CH3 और इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया OH, तो ये हो गया मूलक और वो हो गया क्रियात्मक समूह। तो CH3 पार्ट अभी हमने वहां बताया क्या है, ये मूलक है, और यहाँ पर जो OH है ये क्या है, क्रियात्मक समूह है। अब हम मूलक की बात करते हैं। तो मूलक किसी कार्बनिक यौगिक, इसकी बात कर रहे हैं मूलक की। मूलक क्या है, मूलक किसी कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुणों को प्रदर्शित करता है, यानी वो कार्बनिक यौगिक ठोस है, द्रव है या गैस है, ऐसा मूलक बताएगा। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में 5 से कम कार्बन है तो वो गैस होता है, 5 से लेके 14 तक कार्बन है तो वो द्रव होता है, और 14 के ऊपर कार्बन होते हैं तो वो ठोस होता है। तो 1 से लेके 5 कार्बन तक, 4 कार्बन तक गैस, 4 के ऊपर 14 तक द्रव, और 14 से ऊपर कार्बन होंगे तो वो ठोस होता है। तो भौतिक गुण बता रहा है, ठोस, द्रव और गैस। सामान्यतः मूलक 2 प्रकार के होते हैं, एक एल्किल मूलक होता है और एक एरिल मूलक होता है। एल्किल मूलक तो हमने बताया था, एक टेबल बनाई थी हाइड्रोकार्बन की, एल्केन से जब एक H रिप्लेस होता है तो एल्किल मूलक बनता है। मूलक को R से प्रदर्शित करते हैं, R पर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, R से प्रदर्शित करते, तो मूलक 2 होते, एल्किल मूलक, इसे भी हम R से प्रदर्शित करेंगे, R से प्रदर्शित करेंगे। तो एल्केन से 1 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करने के बाद शेष बचा भाग एल्किल मूलक कहलाता है। एल्केन से 1 H हटा देंगे तो एल्किल मूलक बनेगा। जैसे मेथेन से H हटाएंगे तो मेथिल CH3, एथेन से हटाएंगे तो एथिल C2H5, प्रोपेन से हटाएंगे तो प्रोपिल C3H7 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी C3H7, और ब्यूटेन से 1 H हटाएंगे तो ब्यूटिल C4H9। ऐसे ये बने हैं एल्किल मूलक। तो जब भी हम बोलते हैं एल्किल मूलक तो उसका मीनिंग होगा मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, CH3, C2H5, C3H7, C4H9 और C5H11। तो एल्केन से 1 H रिप्लेस होता है। मैं फिर एक बार आपको बता दूं, जैसे मान लो
CH4 क्या है, यहाँ पर मेथेन है, मेथेनिक एल्केन है। तो हमने बोला इससे एक H हटाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री और CH3, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर मेथिल। तो हम क्या कहते हैं कि जब एल्केन से, एल्केन सूत्र क्या होता है इसका, CnH2n+2, इससे एक H रिप्लेस होगा तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, सॉरी क्या बनेगा, एल्किल बनेगा, एल्किल। अब एल्किल का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, CnH2n+1, यहाँ +2 था और यहाँ +1 हो जाएगा। तो एल्किल को हम एल्किल मूलक भी बोलते हैं और एल्किल मूलक की जगह हम एल्किल समूह भी लिखते हैं। तो हम क्या बोले, मूलक दो प्रकार के होते हैं। मूलक किसका भाग है, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का दूसरा भाग क्या है, क्रियात्मक समूह। तो एरिल मूलक, अब एरिल मूलक को भी किससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम, R से। ये कैसे बना, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद, प्रतिस्थापित करने के बाद शेष बचा भाग एरिल मूलक कहलाता है। उदाहरण जैसे हमने क्या बोला, फेनिल C6H5, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6, यानी 6 कार्बन और हर कार्बन से एक H अटैच है। एक H आप हटा दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री और C6H5, इसको बोलेंगे हम एरिल मूलक और इसका वास्तविक नाम होता है फेनिल। जैसे एल्किल मूलक हम CH3, C2H5, C3H7, C4H9, बट उनके अपने नाम है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। उसी प्रकार जो बेंजीन से H हटेगा तो एरिल मूलक है बट उसका एक नाम है फेनिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रियात्मक समूह, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, कार्बनिक यौगिक के दो भाग होते हैं, एक भाग मूलक, दूसरा क्रियात्मक समूह। मूलक दो होते हैं, एल्किल मूलक, एरिल मूलक। एल्केन से H हटेगा तो एल्किल मूलक और बेंजीन से H हटेगा तो एरिल मूलक। क्रियात्मक समूह कार्बनिक यौगिक का दूसरा भाग है। तो कार्बनिक यौगिक का वो भाग जो उसके रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। अब क्रियात्मक समूह क्या हो सकता है, कोई परमाणु हो सकता है जो हाइड्रोकार्बन में H हटाकर जुड़ जाए, परमाणुओं का समूह हो सकता है जो हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन से H हटाकर जुड़ जाए, वो कहलाएगा क्रियात्मक समूह। उसके रासायनिक गुणों को बताएगा, यानी वो कार्बनिक यौगिक क्रिया करके बनाएगा क्या, ऐसा क्रियात्मक समूह निर्धारित करेगा। तो उदाहरण में हम देखते हैं हाइड्रोक्सिल OH, कार्बोक्सिल COOH, एल्डिहाइड CHO, ये कुछ क्रियात्मक समूह यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये क्रियात्मक समूह, इसका दूसरा पार्ट। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है, यानी इनके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब जैसे हमने बोला एल्डिहाइड, R के पास इलेक्ट्रॉन फ्री है, CHO के पास इलेक्ट्रॉन फ्री है, यानी आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे। अब बोलेंगे ये बन गया कार्बनिक यौगिक, और बोलेंगे कार्बनिक यौगिक के दो भाग है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका। तोड़ देंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, एक भाग मूलक और दूसरा भाग क्रियात्मक समूह। तो हमारे चैप्टर में क्या है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, कार्बनिक यौगिक। अभी हम प्रूफ करेंगे क्यों है ये कार्बनिक यौगिक। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और एमी। तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह जो हमारे सिलेबस में, जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो अगर हम बोलते हैं किसी कार्बनिक यौगिक में X जुड़ा है तो हम उसको बोलते हैं हेलो, यानी क्या बोलते हैं, हेलोजन। X की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको बोलते हैं हेलो। ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। यहाँ पर जैसे जोड़ दिया OH, OH मतलब खुली श्रृंखला में अगर OH जुड़ा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो एल्कोहल है। खुली श्रृंखला में OH जुड़ा तो एल्कोहल है, बंद श्रृंखला में OH जुड़ा है तो वो फिनॉल के लक्षण रखेगा। किसके लक्षण रखेगा, फिनॉल के। अगर मान लो कि किसी कार्बनिक यौगिक में O है और दोनों तरफ मूलक है तो बोलेंगे वो ईथर है। क्या है वो, ईथर। किसी कार्बनिक यौगिक में मान लो जैसे CHO जुड़ा है तो बोलेंगे वो एल्डिहाइड है। CHO जुड़ा है तो क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O जुड़ा है तो बोलेंगे वो कीटोन है। इसी प्रकार COOH है तो क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। CN जुड़ा, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड या नाइट्राइल बोलेंगे। NC जुड़ा तो क्या बोलेंगे हम इसको, आइसोसाइनाइड बोलेंगे। इसी प्रकार किसी में NO2 जुड़ा तो हम उसको बोलेंगे नाइट्रो। ONO ये जुड़ा तो हम उसको बोलेंगे नाइट्राइड। COCl है यहाँ पर तो उसको बोलेंगे हम एसिड क्लोराइड। इसी प्रकार CONH2 है तो बोलेंगे हम उसको एसिड एमाइड।
NH2 जुड़ा है तो हम उसको बोलेंगे Me, N2Cl जुड़ा है तो हम उसको बोलेंगे डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये सब क्रियात्मक समूह है। इसी प्रकार एक और देखते हैं, जैसे यहाँ पर CO और CO ये जुड़ा है तो इसको बोलेंगे हम एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे हम इसको? एसिड एनहाइड्राइड। CO और CO ये कहलाएगा एसिड एनहाइड्राइड। तो ये सब क्या है? क्रियात्मक समूह। अब इनके इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, चूंकि मूलक क्या होता है? R होता है, तो क्रियात्मक समूह का एक भाग मूलक, दूसरा कार्बनिक यौगिक का एक भाग मूलक, दूसरा क्रियात्मक समूह। तो ये सब क्रियात्मक समूह है। अगर मान लो इन सब में हम R जोड़ दें, जैसे एक इलेक्ट्रॉन फ्री R जोड़ दिया, अब ये बन गया कार्बनिक यौगिक ROH, ROH, ROR, अब ये बन गया ईथर RCHO, RCO, R जोड़ दिया तो सब क्या बन गया? ये कार्बनिक यौगिक। तो सभी कार्बनिक यौगिक के दो भाग होते हैं, एक भाग मूलक और दूसरा भाग क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो मूलक अब आपको ध्यान रखना, मूलक दो होते हैं, एल्किल मूलक, एरिल मूलक। ठीक है। अब अगर हम इनकी बात करें, अगर हम चैप्टरों पे जाए तो ये तो क्रियात्मक समूह। अब हम आगे बात करें कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, उनके मूलक व क्रियात्मक समूह के साथ। अगर हम इसको ध्यान दें, इसको देखें तो कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक क्या देखेंगे हम? कार्बनिक यौगिक, उनके मूलक और क्रियात्मक समूह। अब देखो, अब हम इसको रिलेट करते अपने चैप्टर से। तो जैसे हमने बोला हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, ध्यान से सुनना आप, हेलो एल्केन और व हेलो एरीन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, हेलो एल्केन व हेलो एरीन। अब हेलो मतलब हेलोजन, और एल्केन से जुड़ा होगा, एल्केन से जुड़ाएगा तो H हटाएगा, H हटाएगा तो R बनेगा, इसलिए हेलो एल्केन को हम RX से प्रदर्शित करेंगे। हेलो एरीन, हेलो एरीन, एरीन मतलब बेंजीन से जुड़ेगा तो H हटाएगा, और बेंजीन से जब जुड़ेगा तो एरिल मूलक बन जाएगा, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? RX। बेंजीन से H हटता है तो एरिल मूलक, एरीन बेंजीन को बोलते हैं, और एल्केन से एक H हटेगा तो एल्किल मूलक। तो हेलो एल्केन को हम RX से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम RX से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि यहाँ R, तो यहाँ पर मान लो हमने R रख सकते हैं हम CH3, यहाँ पर R रखेंगे हम C2H5, और यहाँ पर R हमने रख दिया मान लो C3H7, मेथिल एथिल प्रोपिल। अब यहाँ पर इनसे हमने जोड़ दिया X, तो ये हो गया हेलो एल्केन। अब X की जगह हम क्या लिख सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको लिख सकते हैं। तो सपोज करो, यानी हमने फ्लोरो लिख दिया है, F लिख दिया, तो क्या बोलेंगे? मेथिल फ्लोराइड। यहाँ पर Cl लिख दिया तो मेथिल क्लोराइड, Br जोड़ दिया तो मेथिल ब्रोमाइड, I जोड़ दिया तो मेथिल आयोडाइड। इसी प्रकार C2H5 से X की जगह हमने Cl जोड़ दिया तो एथिल क्लोराइड, Br जोड़ दिया तो एथिल ब्रोमाइड। इसी प्रकार यहाँ पर हमने X में Br जोड़ दिया तो प्रोपिल ब्रोमाइड या नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। यहाँ पर अगर हम बात करें RX, तो यहाँ पर ये हो गया बेंजीन। अब बेंजीन पे हमने X जोड़ दिया तो इसको बोलेंगे हेलो बेंजीन। अब X की जगह क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो हम इसको बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन। अगर F जुड़ता है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, ऐसे हम यहाँ पर इसके नाम रखते हैं। अभी हम IUPAC नाम की बात नहीं कर रहे, केवल हम ये बोल रहे हैं कि हेलो एल्केन एक कार्बनिक यौगिक है, हेलो एरीन एक कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक के दो भाग होते हैं, एक भाग होता है मूलक और दूसरा भाग क्रियात्मक समूह। हालांकि हेलोजन को प्रतिस्थापी बोलते हैं, क्रियात्मक समूह की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमने बोला कि मूलक जुड़ा है और उससे स्पेशल समूह जुड़ा है। तो ये तो हमने बात करी हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, अगला चैप्टर अगर हम देखें तो अगला चैप्टर क्या आता है? एल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अब हमने क्या बोला? खुली श्रृंखला में जब R से OH जुड़ा होगा, खुली श्रृंखला में, जैसे मान लो एल्केन, अब एल्कोहल हमने बोला ROH, एल्केन से H हटाकर OH जुड़ा, तो एल्केन से H हटेगा तो R बनेगा, एल्किल मूलक।
तो ROH ये एल्कोहल है। हम R की जगह क्या रखा, R की जगह हमने रख दिया CH3OH, तो बोलेंगे मेथिल एल्कोहल। R की जगह हमने रख दिया C2H5OH, तो बोलेंगे एथिल एल्कोहल। R की जगह हमने रख दिया C3H7, तो बोलेंगे प्रोपिल एल्कोहल। तो ये एल्कोहल हो गया। फिनॉल तो हमें पता है, जब बेंजीन का H हटाकर OH जुड़ जाएगा तो ये फिनॉल कहलाएगा। एल्कोहल और फिनॉल में क्या अंतर है, बोलते दोनों में OH जुड़ा है। तो जब OH खुली श्रृंखला में जुड़ा होगा तो वह एल्कोहल, बंद श्रृंखला में जुड़ा होगा तो फिनॉल। उसी प्रकार ईथर की बात करें तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें 2 R से ऑक्सीजन जुड़ा हो तब हम उसको बोलेंगे ईथर। अब R की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। R की जगह मान लो हमने रख दिया C2H5 और यहाँ पर C2H5, तो हम इसको बोलेंगे डाई एथिल ईथर। C2H5 का नाम एथिल, 2 है डाई, और इसको बोल रहे हैं क्रियात्मक समूह ईथर। अगर मान लो यहाँ पर एक R की जगह हमने रख दिया C6H5 और दूसरे R की जगह रख दिया CH3, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यानी C6H5 मतलब बेंजीन, यानी ये हो गया बेंजीन यानी C6H5, और ऊपर जोड़ देंगे OCH3, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल फेनिल और ईथर, या इसको हम एनीसोल के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे यहाँ पर, एनीसोल। तो ये हो गया हमारा एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अगर मान लो हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, किसकी बात करें, नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। अब एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO, कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH। अब ये क्रियात्मक समूह, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब हमने इसको R से जोड़ दिया यानी RCHO, इसको क्या बोला हमने RC डबल बॉन्ड O, और इसको लिख दिया यहाँ पर हमने RCOOH। अब हम R की जगह यहाँ पर चूंकि अपवाद है H रखते हैं तो ये कहलाने लगेगा फॉर्मल्डिहाइड। R की जगह हम रखेंगे CH3, तो इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। R की जगह रखेंगे हम C2H5, तो इसको बोलेंगे प्रोपियोन एल्डिहाइड, और R की जगह हमने रख दिया C6H5, तो ये कहलाने लगेगा बेंजील्डिहाइड। इसी प्रकार यहाँ पर भी R की जगह हमने CH3 रख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, एसीटोन। अगर हमने यहाँ पर R की जगह एक जगह रख दिया C6H5, एक जगह रख दिया CH3, तो ये कहलाने लगेगा यहाँ पर एसीटोफिनॉल। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी बेंजीन के ऊपर क्या लिख दिया, बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हो, CH3 जुड़ा हो, तो हम इसको बोलेंगे एसीटोफिनॉल। इसी प्रकार R की जगह इसकी बात करें तो R की जगह यहाँ पर हमने H रख दिया, क्योंकि R जो है वो H तो नहीं है लेकिन अपवाद है, फॉर्मिक अम्ल। R की जगह हमने CH3 रख दिया, तो बोलेंगे हम इसको एसिटिक अम्ल। R की जगह हमने C6H5 रख दिया, तो बोलेंगे बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल को अभी मैंने बताया ऐसा भी लिख सकते हैं, जब बेंजीन के ऊपर COOH जुड़ा हो तो बोलेंगे बेंजोइक अम्ल। अब R की जगह अगर हमने C2H5 रख दिया तो इसको बोलेंगे हम प्रोपियोनिक अम्ल। तो ये हो गया एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हम बात करें यहाँ पर एमीन की, किसकी बात करें हम, एमीन। अब एमीन, ठीक है, अब हम ये कहते हैं जो एमीन है वो अमोनिया के उत्पन्न है। अब R से जुड़ा है NH2, तो इसको बोलेंगे हम एमीन। अब R की जगह हमने क्या रख दिया, CH3NH2, तो बोलेंगे इसको मेथिल एमीन। R की जगह रख दिया C2H5NH2, तो एथिल एमीन। R की जगह रख दिया C6H5, तो बोलेंगे इसको एनिलीन। एनिलीन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे हम इसको, बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ जाएगा तो क्या कहलाने लगेगा, ये एनिलीन। अब एमीन में भी कई होते हैं, द्वितीयक एमीन भी होते हैं। जब 2 R से NH जुड़ा हो तो द्वितीयक एमीन, R की जगह कुछ भी रख सकते हैं। जब 3 R से N जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं हम तृतीयक एमीन। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये सभी कार्बनिक यौगिक थे, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन। और सभी कार्बनिक यौगिक के 2 भाग होते हैं, एक भाग मूलक, दूसरा क्रियात्मक समूह। मूलक में 2 होते हैं, एल्किल मूलक या एरिल मूलक। एल्केन से H हटेगा तो एल्किल मूलक, और बेंजीन से H हटेगा तो एरिल मूलक।
एल्किल मूलक में मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल और एरिल मूलक में फेनिल। क्रियात्मक समूह बहुत सारे होते हैं। मूलक भौतिक गुणों को बताएगा, क्रियात्मक समूह रासायनिक गुणों को बताएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा खेल मूलक और क्रियात्मक समूह का है। मैंने आपको 0 लेवल से लेके सिलेबस तक पूरा समझाने की कोशिश करी। अगर आप मेरा वीडियो मुझे सुन रहे हैं यहां तक, अगर आप बहुत ही कंसंट्रेट होके ईमानदारी से देखते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपकी समझ में आएगी और आप बोलोगे सर आपने सही किया था, सही कहा था कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक क्लियर नहीं थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। 1 घंटे की बात है, वीडियो पूरा देखते तो हमारे 5 चैप्टर कवर होते और हमारा मार्क्स यानी परसेंटेज बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट्स जरूर करें प्लीज, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके साथ तब तक जुड़ा हूं जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही है, फिर एक अच्छे नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।